हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का अपने खूबसूरत से चैनल साइंसकारी पे। तो हम लोग जैसा कि एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम प्रिपरेशन सेशन चल रहा है हमारा। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, अब हम चल रहे हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को कवर करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो इसमें हम लोग कवर करेंगे वैलेंसी, उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड या टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, देन केमिकल कॉम्पाउंड्स, क्या क्या कॉम्पाउंड्स होते हैं इन बॉन्ड्स के बेसिस पे, उन सभी बातों को कवर करेंगे। इतना पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर हमारा कवर हो जाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो तुम्हें सबसे पहले करनी चाहिए, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद करो एलिमेंट का, कहां तक, 20 तक। सब याद नहीं करना है, बेवकूफी है वो। आपको जितना काम का है उतना याद करना है, 20 तक याद करो काफी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो सीख जाओ, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास है सोडियम, तो सोडियम जैसे ही मेरे सामने आता है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में इसका एटॉमिक नंबर आना चाहिए जो कि 11 है। उसके बाद आना चाहिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जो कि होता है 281, ये सब आना चाहिए। ये आ रहा है तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब देखो ये 281 क्यों हुआ, ये हमारा फर्स्ट शेल है जिसको हम कहते हैं के शेल, सेकेंड शेल है एल, फिर एम, ऐसा के से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 3 शेल है और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑर्बिट है या फिर 3 शेल है और तीनों शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। हर इलेक्ट्रॉन का, हर शेल का अलग कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन रखने का। जैसे फर्स्ट वाला 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो यहाँ पे 2 लिखे, सेकंड 8 रख सकता है, थर्ड 18 रख सकता है। इस तरह से चलते हैं। तो ये हमारा कुछ रूल है, बेसिक बातें हैं, वो हमें आनी चाहिए। और ये सब आएगा तो हम जल्दी से अपने बॉन्डिंग की तरफ चलेंगे, है ना। तो चलो बात करते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड या बॉन्डिंग, तो बॉन्ड को हिंदी में बंधन कहते हैं। बॉन्ड कुछ लोगों को समझ में आता हो कि मेरा तुम्हारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, या हिंदी में तो समझ में आ ही जाएगा बंधन, हम लोग का बंधन बहुत मजबूत है। तो जैसे इंसानों के बीच में बॉन्ड होता है, वैसे ही एटम्स के बीच में भी बॉन्ड होता है, और कुछ स्पेशल एटम आपस में जुड़ के रहते हैं ड्यू टू दिस केमिकल बॉन्डिंग। तो इंसानों के बॉन्ड के बारे में तो हम लोग बात यहाँ नहीं करने वाले हैं, है ना। हम लोग केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि हम इंसान किसी खास के साथ ही जुड़ते हैं, सबके साथ नहीं जुड़ते हैं। हमारा फ्रेंड बहुत स्पेशल होता है, हमारा पार्टनर बहुत स्पेशल होता है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी हर एटम डिसाइड करता है कि वो किससे जुड़ने वाला है। अब कौन कैसे डिसाइड करेगा, तो उसके लिए हमारे पास रूल है। हम रूल अगर समझ जाते हैं तो एक एक आंसर हमारे सामने होगा और हमें कहीं भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला डेफिनेशन की तरफ चलें कि केमिकल बॉन्ड है क्या। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? So chemical bond is a type of attraction, is a force of attraction which hold together different atoms together in a single unit. ये हमारा डेफिनेशन। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अलग अलग एटम्स को बांध कर रखता है एक साथ, है ना। अब कितने तरह के बॉन्ड होते हैं? तो बॉन्ड बेसिकली 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड है कोवैलेंट बॉन्ड। और इसी कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही एक और बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम इसको भी कवर करेंगे। ऐसे जनरली बोला जाता है कि 2 ही तरह का बॉन्ड होता है, आयोनिक और कोवैलेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयोनिक से। तो फर्स्ट बॉन्ड दैट इज आयोनिक बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो कैसे ये बॉन्ड बनता है? अब देखो नाम से ही जाहिर है, आयोनिक मतलब इट इज द बॉन्ड बिटवीन आयंस। आयन के बीच में बॉन्ड होगा। अब आयन क्या है? आयंस आर द चार्ज स्पीशीज, और चार्ज तो 2 ही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास था सोडियम, अब सोडियम को एक आयन बनाना है, तो कौन सा बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा या नेगेटिव बनाएगा? इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं नोबल गैसेस का। याद है पिछले वीडियो में बताया था ग्रुप 18 नोबल गैसेस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। सवाल है क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि ये काफी स्टेबल है, इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहते हैं।
क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही स्टेबल है। क्यों स्टेबल है अगर जानने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि इनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे नियॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 8 आएगा, यहां पे लिखोगे तो 2 8 8 आएगा। इस तरह से तुम्हें सब क्लास में 8 8 दिखते जाएगा, सब क्लास में, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हीलियम, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कोई बोलता है कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, बहुत एक्सेप्शन है, नहीं समझ में आता है। हर एक्सेप्शन का रीजन है, अगर तुम्हें रीजन समझ में आएगा तो तुम एक्सेप्शन नहीं बोलोगे, उसको आराम से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे कोई बोल रहा है देखिए सर एक्सेप्शन शुरू हो गया, नहीं, एक्सेप्शन शुरू नहीं हुआ। हीलियम के पास फर्स्ट ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट है के, और के का जो कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए वहां 2 है ना। ये है मेन आंसर। तो अब ये सारे एलिमेंट स्टेबल हैं क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी एलिमेंट स्टेबल नहीं है तो वो भी चाहेंगे स्टेबल होना। अब वो स्टेबल कैसे होंगे? तो वो इस तरह से स्टेबल होंगे कि हम इन्हीं की तरह बन जाए। जैसे देखो सोडियम किसकी तरह बनना चाहेगा? तो सोडियम बनना चाहेगा नियॉन की तरह। कैसे? अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो नियॉन की तरह बन जाएगा, और नियॉन स्टेबल मतलब सोडियम भी स्टेबल। तो सोडियम यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा क्या? तो ये बनाएगा Na+। अब तुम सोचोगे प्लस कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब माइनस खत्म हो रहा है, माइनस कम हो रहा है, तो माइनस कम हो रहा है तो प्लस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट देखो क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 287। अब क्लोरीन किसकी तरह बनना चाहेगा? दिमाग लगाओ, किसकी तरह बनना चाहेगा? आर्गन की तरह, आसानी से। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। वो नियॉन भी बन सकता है, लेकिन नियॉन बनने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तुम सोचो कि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना समझदारी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? Cl-, Cl-, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो ये बन गया Na+, दैट इज योर कैटायन, और ये बन गया Cl-, दैट इज योर एनायन। तो आयंस 2 तरह के होते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव को एनायन कहते हैं, यही आयन है। और आयन के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ तो है। आपको मालूम भी होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम यहाँ पे आयनिक बॉन्ड कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत ही सिंपल है, आयनिक बॉन्ड नाम से ही जाहिर है, बॉन्ड बिटवीन आयन, है ना। लेकिन आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हमें हमारे पास क्या चाहिए? आयन चाहिए, और आयन बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, डोनेट किया है, जबकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो सोडियम का वैलेंसी 1 होगा, 1 होगा, और क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होगा। वैलेंसी का मतलब है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। तो आयनिक बॉन्ड के केस में इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना। बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट, वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो सोडियम का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 और क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। तो जैसे कि शुरू में ही बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो तो तुरंत ही निकाल सकते हो वैलेंसी, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे MgCl2, ठीक है। यहां मैग्नीशियम की बात करें तो सोडियम के जस्ट बाद मैग्नीशियम आता है, 12 एटॉमिक नंबर। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, और क्लोरीन का तो 1 ही होता है। अब मैग्नीशियम क्या कर रहा है? वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मैग्नीशियम बोल रहा है हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, लो 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लोरीन बोलता है हम तो 1 ही लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं हम तो, है ना, 1 ही घट रहा है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है? 2 क्लोरीन लाया जाता है। देखो यहाँ 2 क्लोरीन क्यों आया? ताकि दोनों क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और यहाँ पर ये एक कंपाउंड बन जाए जो कि मेरा आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। सो दिस इज योर आयनिक बॉन्ड एंड आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अगले बॉन्ड की तरफ, ठीक है। तो मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ। नेक्स्ट बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी हमने देखा आयनिक बॉन्ड जो कि बन रहा था आयन्स के बीच में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बेसिकली। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में कोई आयन नहीं है, नाम में दिख रहा है, कहां कोई आयन है? कोई आयन नहीं है। वहां पे आयन था, यहां पर कोई आयन नहीं है, जबकि यहां जो बॉन्ड बनता है ये बनता है बाई
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या चीज है समझते हैं। जैसे कि मेरे पास है हाइड्रोजन और है क्लोरीन, ठीक है, लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले, कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाने से पहले हम लोग समझेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो मैंने हेडिंग भी लिखा था, है ना, लुईस डॉट, क्योंकि वो यहां पे ज्यादा काम आने वाला है। लुईस डॉट क्या है? जैसे कि सोडियम था या फिर क्लोरीन था, है ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या देगा 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखे थे 287, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो थर्ड वाला ऑर्बिट है, जो जिसको हम के शेल कह रहे हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। तो मेरे लिए यही इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है वही इंपॉर्टेंट है, अंदर का इलेक्ट्रॉन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसी को स्टेबल बनाना है ना। जैसे कि सोडियम का देखें, या सोडियम हटा दो क्योंकि वो तो सेम ही आ जाएगा, कोई और एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लो, तो देखो यहाँ पे हो गया Kl, तो इसका हो गया L वैलेंस शेल और इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। हाइड्रोजन का बात करें तो 1, दैट इज K। तो हम देख पा रहे हैं अलग अलग वैलेंस शेल हो रहा है, यहाँ पे K है वैलेंस शेल, यहाँ L है वैलेंस शेल, यहाँ सॉरी मैंने K लिख दिया है, माय मिस्टेक, KLM। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया, है ना, पिन पॉइंट नहीं करोगे तो KLM, ये सब वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, लास्ट शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन गया, लास्ट शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन गया उसी को कहते हैं वैलेंस शेल, और हमें उसी इलेक्ट्रॉन पे इंटरेस्ट दिखाना है, उसी इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखना है, क्योंकि उसी से मेरा वैलेंसी निकलेगा। पता करना है कि वो क्या करने वाला है। जैसे कि ऑक्सीजन को देखो 6 है, अब इसको नोबल गैस की तरह बनना है। किस नोबल गैस की तरह बने? तो कोई बोलेगा हीलियम की तरह बन जाता है 6 इलेक्ट्रॉन निकाल के, या फिर वो नियॉन की तरह बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके। कौन सा तरीका आसान है? सोचो कौन सा तरीका आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, मतलब इसका वैलेंसी 2 आने वाला है, ठीक है। इसका वैलेंसी भी हमने थोड़ा देर पहले देखा, इसका वैलेंसी 1 है। उसी तरह हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनेगा, उसका भी वैलेंसी 1 है ना। तो अब अगर हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखानी है तो हम क्या दिखाएंगे? क्या बोलता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में? इसमें बोला जाता है कि आपको जैसे हाइड्रोजन को शो करना है तो आप हाइड्रोजन का सिंबल लिखिए, दैट इज H, और उसके बाद डॉट से, लिखा ना डॉट, डॉट, लुईस को साइंटिस्ट का नाम है, डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, डॉट से। तो कितना इलेक्ट्रॉन है और कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हम यहाँ पे एक डॉट बनाएंगे और यही डॉट हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन, तो बन गया मेरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन दिखाना है तो ऑक्सीजन कैसे दिखाएंगे? ऑक्सीजन दिखाकर कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? तुम बताओ। 6 दिखाएंगे, सिर्फ यही, बात से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 6 डॉट बनाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन दिखाना है, क्या करेंगे? कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? 7, तो 7 डॉट बनाना पड़ेगा, बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया मेरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम एलिमेंट का लिख रहे हैं, एग्जाम में आएगा कंपाउंड का, तो कंपाउंड की तरफ हम चलेंगे, लेकिन पहले एलिमेंट समझो कि एलिमेंट में क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल का दिखाना है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिखाना है ना, और कुछ नहीं करना है। तो चलो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम फिर से आ जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के तरफ। तो कोवैलेंट बॉन्ड जैसा कि मैंने बताया था कि वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना तो हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, हम पूरा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। जैसे अगर हम पूछें क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हें बोलना है 7 इलेक्ट्रॉन है, पूरे इलेक्ट्रॉन का बात नहीं करना, 7, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बना दो। अब दिमाग लगाओ दोनों स्टेबल कैसे होगा। तो हाइड्रोजन बोलेगा हम हीलियम बनेंगे, और हीलियम को बनने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन को बोलेगा तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे दो हमको, क्लोरीन की तरफ चलो। क्लोरीन क्या बोलेगा? क्लोरीन बोलेगा कि हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको बनना आर्गन की तरह, तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। अब दोनों यहाँ पे फंस चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को नहीं दे सकता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता, लेकिन दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो यहाँ पर अब दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? कि हम लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। जैसे हम लोग करते थे ना बचपन में, फ्रेंड के साथ शेयर कर लेते थे, कभी लंच बॉक्स शेयर कर लेते थे, कभी पेंसिल शेयर कर लेते थे।
तो वैसे ही ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेगा। शेयर का मतलब ये नहीं होता कि हम दे देते थे, याद करो। जैसे कि तुम अपना पेंसिल शेयर करो अपने फ्रेंड से या पेन शेयर करो, तो क्या पेन हमेशा के लिए दे देते हो? नहीं, तुम बोलते हो शेयर कर लेते हो। शेयर का मतलब है कि मेरा भी है, हम भी यूज करेंगे, तुम भी यूज करो, शेयरिंग। तो वही बात है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों आदमी शेयर करें। कैसे? ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है लेकिन हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है, तो अब हाइड्रोजन के पास 2 आ चुका है, नॉट एग्जैक्टली बट शेयरिंग के थ्रू। उसी तरह क्लोरीन के पास भी ऐसा कुछ हो चुका है ना। तो इस तरह से क्लोरीन का भी काम हुआ और हाइड्रोजन का भी काम हुआ, और दोनों के बीच में क्या हो गया? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है उसी बॉन्ड को हम कहते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। उसी बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर एग्जाम में आएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ HCl का, तो ऐसा बनाना है। HCl बाय द वे पढ़ना भी है, उस पर एक पूरा चैप्टर है ना। तो इस तरह बनाना है। अब इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे HCl। ये हो गया मेरा बॉन्ड लाइन। उसमें हम क्या करते हैं? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते हैं, बस जो शेयर पेयर है, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर, उसकी जगह एक लाइन खींच देते हैं। दिस लाइन रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो और जो ये इलेक्ट्रॉन बच गया वो दिखा सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। सो दैट इज वेरी सिंपल एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर, है ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और समझ में आएगा। जैसे कि हमें दिखाना है, मान लो वाटर H2। अब इसका कैसे करें? तो ऑक्सीजन का अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन के पास हमने देखा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन हमेशा बोलता है कि 1 उसको चाहिए, ठीक है। शेयर करवा दिए। और ऑक्सीजन बोल रहा है 2 और चाहिए, 6 2 8। तो दोनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और इस तरह से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ये हो गया वाटर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो ये अगर लॉजिक समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो अब तुम किसी का भी ड्रॉ कर लोगे। और यही जो बॉन्ड बना है शेयरिंग की वजह से, यही मेरा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर हम इसका बॉन्ड लाइन बनाए तो हम ऐसा बनाएंगे, ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड H2। और ऑक्सीजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये इसको बोलते हैं लोन पेयर। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर बच गया। सो दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो समझ में आ गया है आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। अब जरूरी बात है दोनों के बीच में कंपैरिजन। यहां से अब हम टॉपिक को आगे ले जा रहे हैं और थोड़ा और कंसेप्चुअल होने वाला है ना। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो बात करते हैं आयोनिक वर्सेस कोवेलेंट के बारे में। तो पहला सवाल ये है कि हमें कैसा पता चलेगा कि आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है? वो तो आप डिटेल में बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन अचानक से कोई कंपाउंड आ गया, जैसे आ गया कि CO2, बताओ आयनिक है या कोवेलेंट है ना। तो हम कैसे बताएंगे? तो इसका भी तरीका है। तरीका क्या है कि आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। आयनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि मेटल का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन देना, याद है? मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन देकर ये बनाएगा केटायन, ये बनाएगा केटायन पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देकर ये क्या बनाएगा? एनायन। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा बनेगा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में। एंड आई होप तुमको पहचानने आता है कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। पीरियोडिक टेबल देखो और वो जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, ठीक है। तो तुम्हारे एक टिप होगा कि तुम अगर तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ले लो और देख के फाइंड आउट करो कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल। ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ हेडेक का बात है नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाइल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, ये जो बनेगा ये नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। दोनों नॉन मेटल होगा, क्योंकि अगर एक मेटल है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और बना देगा केटायन, है ना। दोनों नॉन मेटल है, दोनों झगड़ा कर रहा है, याद है। अभी जैसे देखें HCl, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अच्छा एक बात तुम्हें बताना ही भूल गया, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये मेरा टेबल है और ये जिगजैग लाइन है। तो मैंने क्या कहा था कि जिगजैग लाइन के लेफ्ट में मेटल है और राइट में नॉन मेटल है। इस रूल को एक एलिमेंट नहीं मानता है, वो है हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। हाइड्रोजन एक इकलौता नॉन मेटल है जो लेफ्ट साइड में है,
बाकी सब मेटल मिलने वाला है, एक मात्र नॉन मेटल है ना। तो हाइड्रोजन में कंफ्यूज मत रहना, वो नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, दोनों को इलेक्ट्रॉन दे तो कोई पाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, शेयरिंग। तो पहचान पाएंगे आयनिक और कोवेलेंट। अब आते हैं अदर डिफरेंसेस के बारे में। तो यहीं से बहुत सारा डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे कि मेटल का काम क्या है, याद है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, डोनेट करना, और इलेक्ट्रॉन देने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे कि याद करो चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, ये चॉकलेट रखा हुआ है और चॉकलेट निकालना है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कब आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, जब आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा, कम एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गया, अच्छी बात है। तो इसका आयनाइजेशन की एनर्जी क्या होना चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन देना नहीं लेना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, ठीक है। यहां पे क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे कि दोनों का होना चाहिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों का हाई होना चाहिए। दोनों ट्रेंड तो सेम ही रहता है, तो दोनों हाई हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन मेटल है, यहाँ एक मेटल एक नॉन मेटल। सेकेंड नंबर चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई डिफरेंस या फिर लार्ज डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी यहां पर जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो होगा वो लो होगा, लो डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी पॉइंट की तरह नोट कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाई रहेगा, यहाँ डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लो रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ डिफरेंस बिटवीन ionic and covalent and how will you identify that whether the compound is ionic or covalent। जैसे कि अगर तुम्हारे पास ग्रुप 17 का एलिमेंट आ रहा है, या फिर ग्रुप 16 का आ रहा है, या फिर ग्रुप 15 का आ रहा है ना, तो इन तीनों के लिए इतना बात समझो कि ये नॉन मेटल होने वाले हैं, 17, 16, 15। इसका वैलेंसी 1, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका 2 और इसका 3, तो तीनों इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो यहां से हमेशा नॉन मेटल आएंगे। और अगर ये नॉन मेटल किसी नॉन मेटल से ही जुड़ रहे हैं, मतलब ये 15, 16, 17 किसी उसी तरह के ग्रुप से जुड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो बनाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन अगर ये इधर वाले ग्रुप से जुड़ रहे हैं, मतलब ग्रुप 1 से जुड़ रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इवन ग्रुप 13 है ना, 13 से जुड़ रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनने वाला है, आयनिक बॉन्ड बनने वाला है, क्योंकि इधर मेटल और उधर नॉन मेटल। क्लियर, आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये दो तरह का होगा, एक होगा पोलर और एक होगा नॉन पोलर, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। समझते एग्जांपल, जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन है H2, और इस तरफ है एक H और एक Cl, दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे पता चला, दोनों नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल, तो दोनों कोवेलेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप का है, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, यहाँ इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गया, बॉन्ड बन गया कोवेलेंट। यहाँ भी यही हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम टू सेम है, दोनों ही हाइड्रोजन है, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों अलग अलग एटम है। अब होता क्या है, यहाँ पे कुछ अलग केमिस्ट्री होने लगता है, जैसे होता है ना, केमिस्ट्री चल रहा है दोनों के बीच में, क्या खिचड़ी पक रहा है, तो यहाँ पे कुछ नया चीज होने वाला है। क्या होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन तो दे दिया दोनों, लेकिन अब दोनों का दोनों एटम आपस में टग ऑफ वॉर शुरू कर देगा। टग ऑफ वॉर खेलो तुम लोग, वो गेम रस्सा कस्सी। तो क्लोरीन अब खींचेगा पूरा दम लगा के इलेक्ट्रॉन को, और हाइड्रोजन भी खींचेगा। मतलब हो क्या रहा है कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जैसे ही 2 हो गया, तो अब ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है कि हम अपना ले लें, अब सामने वाला का भी खींच रहा है। मतलब मन में लालच आ गया, बोलते ना बेटा मन में लड्डू फूटा, वही है। तो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और सामने वाला का भी खींच रहा है। अब दोनों का पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने का अलग अलग है। अब कैसे पता चलेगा किसका पावर ज्यादा, किसका पावर कम, तो यही है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो उस समय से हम रोक के रखे थे ना, वो यही है इलेक्ट्रॉन। मान लो पूछ दिया डेफिनेशन, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या बोलेंगे? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। वेरी सिंपल, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी। तो किसका ज्यादा है? तो ये हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि इस तरफ मैक्सिमम है और इस तरफ मिनिमम है ना, ये मैक्स है, ये मिनिमम है। तो ग्रुप 17 का याद रखना है कि ज्यादा होता है, 18 को हटा देना है, नोबल गैस, उसका बात ही नहीं करना, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं खींचना है क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बनाता है, 17 बॉन्ड बना रहा है और 17 का सबसे ज्यादा, और 17 में किसका सबसे ज्यादा? कॉर्नर पे कौन है वो? फ्लोरीन, ठीक है, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का ज्यादा होगा। तो यहाँ पर साफ साफ क्लोरीन का ज्यादा होगा, तो क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के लेके चल जाएगा। अगर तुम सोचो अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो फिर बॉन्ड बनाया ही क्यों था, है ना? मन में सवाल आएगा कि अगर खींच ही लेगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, फिर बॉन्ड बनाया क्यों? तो पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ये हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो बीचों बीच दिख रहा है, ये हल्का सा राइट की तरफ शिफ्ट होने वाला है, राइट तरफ शिफ्ट होने वाला है। और अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट होने वाला है तो इससे हुआ क्या? इससे होगा ये कि क्लोरीन के ऊपर कुछ चार्ज आने वाला है। इमेजिन करो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लिया, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन पे आएगा माइनस और हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट करता है, प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन लेने पे माइनस आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज नेगेटिव होता है। तो ऐसा कुछ सीन हो जाता है ना? यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले जा पाएगा, तो क्या करेगा? थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, और थोड़ा सा शिफ्ट करेगा तो थोड़ा सा चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज। और अगर पार्शियल चार्ज आया तो यहाँ पे पोल्स डेवलप हो गया है, पोल्स, और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं पोलर। ये है पोलर, ठीक है। यहाँ कोई पोल नहीं है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, इसको कहेंगे नॉन पोलर। ये नॉन पोलर और ये पोलर, तो दो तरह के कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। वाटर किस में जाएगा? H2O, ये जाएगा पोलर में। याद रखना है, हम बच्चों को ऐसे याद कराते हैं, याद कर लो पास से पानी, पास से पोलर, ठीक है। ऐसे वो स्ट्रक्चर बनाओगे तो डिटेल में समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं हो तो कुछ ट्रिक से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज समझ ही करना है, कहीं ट्रिक लगाना है, कहीं कॉन्सेप्ट लगाना है, कहीं रट लेना है, अलग अलग अप्रोच बिठाना है, तब जाके मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर हम सोचेंगे सिर्फ रट ले तो नहीं होगा, सोच ले सब पूरा समझ ले वो भी नहीं होगा, है ना। सो हमें थोड़ा सा वेरिएशन लाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में, तभी जाके मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा अच्छे से। तो यहां तक हो चुका है, अब आगे बढ़ लेते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। अब एक सवाल है, आयनिक कंपाउंड क्या है? पोलर या नॉन पोलर? क्या लगता है? आयनिक कंपाउंड, जैसे कि आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल हो गया NaCl। NaCl क्या है? पोलर या नॉन पोलर? तो यहाँ साफ साफ पोल दिख रहा है, प्लस और माइनस है तो पोल। यहाँ तो बड़ा सा पोल है, वहां तो पार्शियल पोल था, है ना, वो जो प्लस डेल्टा लिखा था पार्शियल पोल था, यहाँ तो वेल डिफाइंड पोल है, तो ये तो साफ साफ पोलर है, ठीक है, पोलर है। तो हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो पहला डिफरेंस ये है कि आयनिक कंपाउंड ऑलवेज पोलर, जबकि ये दोनों हो सकता है पोलर भी और नॉन पोलर, मे बी पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकता है, पोलर भी और नॉन पोलर, ठीक है। दूसरा फिजिकल स्टेट, तो कहां पर फिजिकल स्टेट क्या होता है? आयनिक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या होता है? इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। देखो प्लस और माइनस जो पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये काफी ज्यादा है, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सॉलिड, जबकि ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, सभी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अगर सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, हाई होगा ना, सॉलिड तो हाई होता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ लो होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्टर, यहां से करंट पास करेगा। अब करंट क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है करंट क्या होता है? तो करंट होता है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज तो है, लेकिन क्या ये चार्ज फ्लो कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रहा है, बांध के रखा हुआ है।
तो ये चार्ज फ्लो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है मतलब बैड कंडक्टर। सो इट्स अ बैड कंडक्टर। कंडक्टर तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इसके चार्ज को अलाउ कर दे कि चलो आप फ्लो करो, किसी भी तरीके से फ्लो करवा दे, तो बन जाएगा गुड कंडक्टर। तो यही बैड कंडक्टर बन जाएगा गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कब? जब वो मॉल्टन स्टेट में हो, पिघल जाए, या फिर वो एक्वस स्टेट में हो, मतलब पानी डाल दिया जाए तो पिघला दो तो आयंस फ्री हो जाते हैं, है ना। लिक्विड में पड़े हुए ना कि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होते हैं तो मूव करने लगते हैं। एक्वस स्टेट में पानी में डाल दो तो वहां भी ये फ्री हो जाते हैं, तो फ्री हो गया तो गुड कंडक्टर, और बंधा हुआ है बैड कंडक्टर। अब कोवेलेंट में क्या होगा? तो कोवेलेंट में जो पोलर होगा वो गुड कंडक्टर होगा, और नॉन पोलर वो बैड कंडक्टर होगा, ठीक है, वो होगा बैड कंडक्टर। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज है? तो सॉल्युबिलिटी के लिए याद रखना है एक लाइन, दैट इज वेरी फेमस लाइन। क्या लिख दे रहा हूं मैं? फिल्म में, मूवी में डायलॉग होता है ना अलग अलग, तो वैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे डायलॉग है। ये है पहला डायलॉग जो कि याद रखना है। क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब एक जैसा कंपाउंड आपस में घुल जाता है। मतलब कहने का ये है कि पोलर घुलेगा पोलर में, नॉन पोलर घुलेगा नॉन पोलर में। तो किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए जो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट है दैट इज वाटर। और वाटर अभी मैंने बताया पोलर है। वाटर क्या है? पोलर है। हालांकि वो आयनिंग नहीं है, कोवेलेंट है। दोनों नॉन मेटल, देखो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है, तो कोवेलेंट है, लेकिन वो पोलर कोवेलेंट है। अब इसमें जो पोलर होगा वो डिसॉल्व होगा, तो क्या इसमें NaCl डिसॉल्व होगा, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होगा? बिल्कुल होगा, पोलर है, ठीक है। तो सॉल्युबल इन पानी में तो घुल जाएगा, लेकिन नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। क्या? अब इधर क्या बोले? तो इधर जो पोलर होगा वो पानी में सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, और नॉन पोलर होगा वो पानी में इनसॉल्युबल होगा। तो कहां सॉल्युबल होगा? वो सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जिसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वहां वो सॉल्युबल होगा, पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये है मेरा डिफरेंस, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम तो पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं होता, फिर से मैं वही डायलॉग मार रहा हूँ, तो कैसे याद करें? तो ट्रिक है मेरे पास छोटा छोटा जुगाड़ है सबके लिए। तो क्या जुगाड़ है? देखो मैंने NaCl लिख के रखा है। मान लो कि तुम्हें एग्जाम में पूछ दिया राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, और तुमको ये सब कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें नमक के बारे में सोचना है, NaCl के बारे में सोचना है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि NaCl आयनिक कंपाउंड है। अब नमक के बारे में सोचो, और जो जो तुम्हें समझ में आ रहा है लिखते चले जाओ। जैसे कि पहले सोचो उसका फिजिकल स्टेट, नमक कैसा स्टेट में? सॉलिड, लिख दो। अब तुम बात कर रहे हो नमक का, तुम अपने मन में नमक के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम पेपर में लिख रहे हो आयनिक कंपाउंड के बारे में, तुम्हारा सही होगा। तो नमक सॉलिड है, नमक का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, सॉलिड है, ठीक है। नमक से करंट पास नहीं होता है, लेकिन नमक को अगर आप पानी में डाल दें तो करंट पास होता है, और पानी में वो घुल जाता है। तो हमने नमक की मदद से, NaCl की मदद से आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी लिख दिया। और कोवेलेंट का बस याद रखना है कि दो होता है, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर नमक की तरह है, नॉन पोलर अलग ही है, वो ऑपोजिट शो करेगा। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उतना ही बता पा रहा हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प कर पाए मार्क्स को स्कोर करने के। एक और टर्म मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कहीं तो जल्दी से, दैट इज, इसको नोट कर लिया हो, रब कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। So that is the difference between dissociation and ionization. Dissociation versus ionization. देखो वर्ड को पढ़ के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि आयनाइजेशन, यहाँ आयंस लिखा हुआ है क्या? आयंस मतलब यहाँ पे आयंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन बनने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वहां आयन नहीं थे, लेकिन बाद में आयन बन गए। जैसे कि HCl, क्या HCl में कोई आयन है? नहीं, म्यूचुअल शेयरिंग, कोई आयन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल चार्ज जरूर है क्योंकि पोलर है ना। तो वेल डिफाइंड आयन तो नहीं है, पूरा पूरा प्लस माइनस तो नहीं है, लेकिन पार्शियल चार्ज है पोलर की वजह से, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब HCl को हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये वाटर इस H को और Cl को पूरी तरह से तोड़ देता है। पहले ही इन लोगों में खटपट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का खींचा खींची चल रहा है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन अब क्या होता है, पानी में जाते के साथ ये H प्लस अलग, Cl माइनस अलग। तो पहले आयंस नहीं थे, आयन बन गए, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अब उसका उल्टा इधर देखो, NaCl, साफ साफ आयन है यहाँ पे, आयंस पहले से है। अब हम इसको भी पानी में डाल रहे हैं, तो पानी क्या करेगा, इन लोगों को भी अलग कर देगा। पानी हमेशा चीजों को अलग करते रहता है, चार्ज को अलग करते रहता है, और इसी चार्ज के अलग होने की वजह से ही चीजें पानी में घुल जाती है। जैसे कि दिमाग में सवाल आता था कभी कभी कि पानी में चीजें घुलती क्यों है, नमक पानी में घुलता क्यों है, तो केमिस्ट्री से उसका आंसर ऐसा मिलता है, क्योंकि वो आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस में टूटने की वजह से ही वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयंस था और आयंस है, तो यहाँ आयंस नहीं बना है, यहाँ सिर्फ ये अलग हुआ है, टूटा है, और टूटना क्या बोलते हैं, इट इज डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या हुआ, आयंस नहीं था, आयंस बन गया, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन कहाँ होगा, आयनाइजेशन हुआ कोवेलेंट कंपाउंड में, और डिसोसिएशन कहाँ होगा, ये होगा आयनिक में। तो एक और डिफरेंस मिल गया ना आयनिक और कोवेलेंट के बीच में, यहाँ पे होगा डिसोसिएशन, जबकि यहाँ पे होगा आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पोलर का होगा, याद रखना, पोलर का होगा, नॉन पोलर में ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि वहां तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एकदम, जैसे H2, Cl2, O2, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलो इतने के बाद अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, एंड आई होप तुम लोग सभी को बहुत मजा आया होगा, बहुत इंजॉय किया वीडियो को, और अपना फीडबैक दो और मुझे बताओ कि तुम्हारा तैयारी कहाँ तक पहुंचा है और तुम किस तरह कंटेंट देखना चाहते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।